हाल है? आ गए सारे लोग? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून चल रहा है अभी। अच्छा गुड आफ्टरनून सर। अरे गुड आफ्टरनून छोड़ो, कोई भी 75 आउट ऑफ 75 नहीं लाया नालायक। सर आपके पास कि हाँ मेरे पास, अरे यार कैसी बात कर, मेरे पास नहीं आएगा रिजल्ट। लगा हमारे पास नहीं, तुमसे पहले चीज मेरे पास आती है, ऐसी बात नहीं है। तो जो चीज मुझे चाहिए होती है वो रिजल्ट मुझे चाहिए था, तो मुझे पास आ गया। तो हम ER7 में हमारा सबसे पहले तोमर साहब आए हैं, उससे पहले मुझे कोई दिख नहीं रहा। तोमर देवेश, फिर आदित्य कुमार झा, फिर भूमि सिन्हा। रुक जा, अभी मैं देख रहा हूँ ना, अपने मैं देख लूंगा। गुड आफ्टरनून। तोमर के भी कोई मार्क्स अच्छे नहीं है, 7 नंबर कम है, 68 आए हैं। ये तो बहुत कम है ना। तुम 75 आउट ऑफ 75 चिल्ला रहे थे कि सर एक गलत होगा, 2 गलत, तो कहाँ गए बाकी लोग हैं? देखो भाई इधर आओ, बात करेंगे। तोमर के बाद में मुझे जो नेक्स्ट दिख रहा है ER7, वो आदित्य कुमार झा। उससे पहले भी कोई है क्या? नहीं सर। आदित्य 66 है। ये तो सामूहिक बेइज्जती हो रही है ना तुम्हारी, सबके बीच में नाम कॉल हो रहा है। फिर ER7 का है भूमि सिन्हा। भूमि का है, अभी वो आया ही नहीं है, टेक टाइम लगता है लोगों को आने में। फिर उसके बाद में हर्ष अग्रवाल। ये जो ज्यादा बोलता है, ये कहाँ है? पोरिया हर्षराज वगैरह कहाँ है? अभी तक आया नहीं इनका नाम। फिर मनस्वी का आ गया। फिर यश, अच्छा फिर यश का आया है। फिर उसके बाद में हर्षराज आया है 64, 11 नंबर कम है इसके टोटल में से। बहुत अच्छी बात है, और कम ले आते 2-4। फिर करण का आया है, करण भी एक्टिव हो रहा है मतलब। और उसके बाद में कोमल का है, प्रभजोत का है। अच्छा इनमें से कितने हैं जिन्होंने सच में पेपर ही नहीं दिया? हेनरिस का ना अभी आई ही नहीं, जनता आएगी, अभी आएगी, वेट करते हैं। सर मेरा कितना है हर्ष अग्रवाल? हर्ष अग्रवाल का रैंक थी, तुम्हारे पास रैंक थोड़ी पहुंच रही होगी। सब कुछ आ गया है, आ गया ना। हर्ष रैंक भी अग्रवाल, आ गई है। हाँ हर्ष अग्रवाल अभी तो देखा था कहाँ गया। हाँ ये रहा हर्ष अग्रवाल, 50 रैंक है तेरी। सर टोटल कितने हैं? टोटल है 352। हाँ कुछ इतने, रुक जाओ, 332। सर मेरे कितने आए हैं हर्षित यार, ऐसे अब मैं इतने, ऐसे मेरे को जो दिख रहे हैं मैं बता रहा हूँ, अब ऐसे मैं एक एक का नाम थोड़ी ना देखता रहूंगा। ये कोई मेरे पास उसमें नहीं है कि मैं ऊपर नाम सर्च कर लूँ आ जाएगा। अब तेरे नंबर बताएगा तो आसपास में रैंक भी ढूंढ लूँ। जौहरी तेरी 117 रैंक है। अरे वाह जौहरी, तुमने तो नाम रोशन कर दिया मेरा। विवेक अरोड़ा ER07, ये कौन है? दीक्षा है, हर्ष पोरिया। देख ही नहीं रहा हर्षित तू मेरे को। तेरे पास आ गई होगी ना, तू मेरे से क्या पूछ रहा है? तेरे को तेरे नहीं दिख रही क्या? सर कहाँ पे आई है सर? मैसेज आया होगा, और तो कहाँ आएगी? कहाँ आई है भाई? टीम्स पे भी जनरल पे, जनरल पे आई है सर। गई। ये तो क्या है, लोग कम थे, वरना तुम हजारों में खेलते और लाखों में भी खेल सकते थे। ये तो लोग ही कम थे एग्जाम देने वाले भी। अगले जो टेस्ट होंगे वो ऑल ओवर इंडिया के रिजल्ट आते हैं। ये तो एक्चुअली क्या है कि ये सिर्फ इस सेंटर का टेस्ट। ये तो क्या है, अभी इस सेंटर का टेस्ट था, तो इसमें से ये बहुत कम स्टूडेंट्स में से, अगली वाली इतने में से नहीं आएगी, अगली वाली और ज्यादा लोग होंगे। हर्षित पचौरी 125। 125। नाम तुम सबने रोशन कर दिया मेरा, बहुत नाम रोशन कर रहे हो तुम। ये तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज मार्क्स नहीं पता चले मेरे को, है ना? बताता। हाईएस्ट जो आए हैं 73 आए हैं किसी के ER01 से, चिराग शर्मा एंड रोशन कुमार प्रभाकर। देन राहुल कुमार मीना के हैं 72, ग्रेट। अंश बंसल के हैं इसके बाद।
हम तो आ ही नहीं रहे, हम कब आएंगे? हमारा नाम कहाँ से शुरू हुआ है? हमारी पहली 22वें से। 20 सेकंड से स्टार्ट हो रही है, हम 70 वाली लाइन में ही नहीं है। अरे गधो, आज बोलते हुए दिख गए ना फालतू मेरे को क्लास में, फिर बताऊंगा तुम्हें। मैं पढ़ लिख रहे हो नहीं, नंबर तुम आ नहीं रहे, और बातें पूरी कर लो तुमसे, है ना? गुड आफ्टरनून सर। भाई क्या गुड आफ्टरनून, नंबर ये क्या है? लिस्ट कैसे भेजी है इन्होंने अभी मार्क्स की? हाँ, मार्क्स की लिस्ट के अंदर तुम्हारे मार्क्स कितने तुम बोल रहे थे? फुल आउट ऑफ फुल आ जाएंगे? सर 62 100। 62 वाला मतलब अब तो 62 के अंदर 100 100 क्या है? ग्रेट सर। तो दी है उन्होंने 100। 100 100 रैंक है तेरी? 100 यस सर 100 ही तो कह रहा हूँ। बताइयो। ऐसे बताइए। 100 रैंक आ गई आपकी, 3 डिजिट में पहुंच गए आप, बिल्कुल अच्छा लगा। आप स्कूल भी नहीं जाते हो ना? नहीं अभी तो मैं जा रहा हूँ, जाता रहता हूँ मतलब। बीच बीच में एक दो दिन? हाँ अभी तो रेगुलर है मतलब 10-15 दिन से। 10-15 दिन से है ना? ये तो 1 महीने पहले वाले सर ये चैप्टर, तो तब जाके हम 100 पे आए। अगर स्कूल जा रहे होते तो हम लाखों में खेल जाते, हजारों में खेल जाते, तो बच्चे ही नहीं थे। और बाकी जनता अपने, बाकी लोग हर्षराज हर्षराज की देखने के, ये भी बहुत उछल कूद कर। श्राद्ध के 64 है। 68 रैंक है। हाँ मार्क्स 64 है उसके। बताइए हर्षराज। सर दिल, केमिस्ट्री लेसन सर पढ़े ये ही नहीं। फिजिक्स में कटे होंगे ये। मुझे क्या पता किसमें कटे हैं, मेरे को तो हाँ ओवरऑल दिख उसमें रहा है ना। हार्ड छूट भी आएगी इसमें। क्या? सर ये तो 300 में सान। अरे ओ शांति रख, पढ़ाने से पहले ही तुमने माहौल खराब कर दिया आज क्लास का। यार क्या टॉप 10 में कोई नहीं दिखा, बताओ यार, क्या फायदा? डायरेक्ट 22? यार ये तो बहुत पीछे गई, इससे पहले तो बहुत लोग आ गए। तोमर साहब भी आए हैं इसमें तो सबसे पहले। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे स्कोर है। और ये लोग जो अभी तक आए नहीं है, 23 लोग हैं क्लास में, वो कहाँ हैं बाकी लोग? अभी हम तो आज इनकी रील बनाएंगे। जो ज्वाइन करेंगे ना, एक बार देखते रहना कौन कौन नई ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत मजाक हो गई क्लास में, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे और नंबर आ नहीं रहे। इतना फालतू का पेपर, इतना फालतू का पेपर। सर इंडिविजुअल, मेरे को मेरे मार्क्स सर नहीं इसका दिख रहे फिजिक्स 8 था। एक सेकंड रुक जा। हाँ भूमि, क्या बोल रहा हूँ? सर मेरे को मेरे मार्क्स नहीं दिख नहीं रहे लगेंगे। रुक जा, बता, रुक जा। 66 मार्क्स है तुम्हारे, 46 रैंक है तुम्हारी। ओके सर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 9 नंबर कम लाए हैं आप गिन के टोटल में से। यस सर। और बाकी बाकी लोगों का भी देख लेते, बैठे बैठे कर क्या देंगे, यही देखते कुछ। हर्ष अग्रवाल 65, मनस्वी 65, मतलब वो सेम ही मार्क्स के ऊपर रैंक चली जा रही है। 10-10 लोग आ गए हैं एक ही मार्क्स पे। आईआईटी में भी Yes, होता है, आईआईटी में भी होता है एक सर एक ये मार्क्स। ऐसे कैसे है मतलब कि कोई 62 वाला 90 भी है और मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसे कैसे है? हाँ मैं बताता हूँ, ये सबसे पहले चल रहा होता है। यहाँ पे हो सकता है कि, एक सेकंड, 90 से उसके बीच में, यहाँ का मैं सिस्टम बताता हूँ। यहाँ का, यहाँ पे ना 60, देख यहाँ पे ना बैच वाइज दिया है शायद। नहीं बैच और वाइज नहीं है। नहीं ER08 ER0, ये ऐसे होता है। वैसे जो जनरल होता है, वो पहले मैथ के मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं, जिसके मैथ में ज्यादा उसको ऊपर प्रायोरिटी मिलती है। अगर मैथ में सेम आ गए तो फिजिक्स के काउंट करते हैं, फिजिक्स में सेम आ गए तो फिर केमिस्ट्री के करते हैं, और तीनों में सेम आ गए तो फिर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे देख रहे होते हैं किसका अल्फाबेटिकली ठीक आ रहा है। वो भी अगर तीनों नाम भी सेम मिल जाए तो पापा के नाम पे जाते हैं, वो भी सेम मिल जाए तो फिर डेट ऑफ बर्थ पे जाते हैं, और फिर सब सेम मिल गया तो बंदा ही एक था जो 2 बार बैठ गया।
अच्छा। तो यही तरीका है और कोई नया तरीका नहीं है, मतलब मैथ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। मैथ्स में तो सर बोले होंगे मैथ्स में बोली होंगे तेरा, तो एक तो मैंने ही गलत बता दिया था वो। कौन सा? कौन सा हाँ है? चलो उसे छोड़ के और सब तो बोले हैं और कुछ नहीं है। तो ये Physics मार्क्स और- कट। अब फिजिक्स वाले सर को बोलना सर फिजिक्स में फुल थे, केमिस्ट्री वाले को बोलना केमिस्ट्री में फुल थे, नहीं खेल। सर फिजिक्स में हमने पहले ही कह दिया था, उसमें ना 4 क्वेश्चन अलग ही आए थे अजीब से। अजीब से हैं, अजीब से क्या मतलब, कुछ कुछ उसके अंदर कुछ हाथ पैर। हाँ ये ऐसा नहीं था, उसमें अलग था सबसे आउट हो गया। हम्म, तो फिजिक्स वो जो ER1 में जिसके 71 आए 73 आए उसके लिए भी सेम ही पेपर था शायद मेरे हिसाब से, या उसको अलग दे दिया था पेपर। नहीं वो ज्यादा पढ़ते हैं। अच्छा, तो हम हमें रोका जा रहा है क्या पढ़ने से? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। तो फिर हम गंदा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक तुम तो टाइम अच्छा का तो पढ़ सर रहे हो, पूरा क्योंकि तुम तो अच्छा ही पढ़ रहे होंगे नो डाउट। ये हो सकता है कि हम खराब पढ़ा रहे हैं। एक बोला सर। हम्म, तो ओके। और ये बाकी जनता जो धीरे धीरे आ रही है वो क्या कर रहे थे ये बताओ, जो अब ज्वाइन कर रहे हो? मैं क्लास से निकाल दूंगा एक एक करके अगली बार से, मुझे ना लेट दिख रहे हो तो वापस पढ़ाने वढ़ाना छोड़ के ना फालतू में तो लॉक कर क्या है। मीटिंग ऐसा लॉक कर दीजिए मीटिंग। मीटिंग लॉक कर देना। तेरा तो लॉक कर देंगे, मेरे को मत पता। मार्क्स मार्क्स कितने आए तेरे को पता है? तेरे जो बोल रहा है तो क्लास में खड़ा हो, मार्क्स आए। संतोष जब तक फुल मार्क्स ना दिखे ना तो बात मत क्या करो, मतलब फुल का मतलब रिलेटिवली फुल। अगर हम उसमें है तो एटलीस्ट हम टॉप 10 में तो दिख रहे होते। 8-10 बैच है तो हर बैच का एक बंदा भी अगर टॉप 10 में आ रहा है तो हमारा नाम ही नहीं है आसपास, हम तो खेल गए। और ये अच्छा, अब ये जितने लोग आए किन किन ने टेस्ट नहीं दिया था हैंड रेज करना। देख मेरे को दिख रहे हैं उसके अंदर, मुझे अभिमन्यु तुमने दिया था टेस्ट? अगर आप क्लास में हैं तो हाँ या ना कर सकते हैं, मैसेज लिख दीजिए अगर नहीं होता तो। मैं यहाँ पे एक एक के नाम से लिस्ट में चेक करते हुए थोड़ा सा थक जा रहा हूँ। टेस्ट जिन्होंने नहीं दिया मुझे उनका रीजन चाहिए पहले तो। तुम्हारे 0 मार्क्स आ रहे होते पर टेस्ट क्यों नहीं दिया? माइनस में तो आ भी नहीं रहे इसमें किसी के। लास्ट रैंक पे पहुंच जाऊंगा कि अपने बैच की लास्ट? हर्ष ठाकुर लास्ट तो आया भाई मेरे बैच में, 28 मार्क्स। क्या करके आया, मेरी बेइज्जती करवा रहा है? क्यों? ऐसा तो मत करो यार। चलो बट कोई नहीं, इट्स नॉट कि लास्ट है तो। आई एम टेलिंग यू कि कंसिस्टेंसी से मार्क्स बढ़ जाते हैं, चाहे तुम फर्स्ट पे हो तो भी लास्ट पे जाते पता नहीं चलेगा। वेबरी आर यू हियर और नॉट? हाँ, क्या करके आए थे पेपर में वेबरी? पता नहीं। पता नहीं, पेपर आप ही नहीं किया था ना? यस सर। तो ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग मुझे दिख नहीं रहे। गणेश क्या करके आए थे? पलक क्या मतलब, क्या मतलब इतने गलत का तो इस पेपर में इतने गलत नहीं होने चाहिए थे जो मेरे को लगता है। कोई बात नहीं, गलत सही चलते रहते, बट इस पेपर में नहीं। ये पेपर बनाया इसके लिए था कि अच्छे मार्क्स आए, इसमें फुल किसी के नहीं दिखे, ये भी बड़ी बात थी। चलिए बाकी लोग कभी सर तक ये सब्जेक्ट वाइज या फिर शीट कब देंगे, ऐसे नहीं होगा? ये पता नहीं यार, पूछना पड़ेगा, मैं पूछ लूंगा इस बारे में। वैसे मुश्किल आएगा इसका सब्जेक्ट, है अगले टेस्ट जो यूटी वगैरह होते हैं उनका आएगा भाइयों। अगले वेनेसडे यूटी फर्स्ट है। काहे मेरी नाक कटवा रहे हो? मुझे मैथ से मतलब है पहले तो, फर्स्ट तो, फिर ओवरऑल से भी। उसमें इंडिविजुअल मार्क्स दिखेंगे तो कितने मेरे को रैंक आनी चाहिए सर? रैंक मुझे नहीं पता, टॉप 10 में तो देखो, मैथ के टॉप 10 में देखो एटलीस्ट। हाँ सर मैथ में। हाँ क्या होता है, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा क्या? मैथ से सिलेक्शन होता है क्या इतनी जल्दी? हाँ कर तो। चलो हो जाएगा, आ जाएंगे। बाकी जनता जो अभी आ रही है जा रही है बता दो, थोड़ी देर और ऐसे बैठ जाते हैं। कौन था जो आता जाता है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है मैं सच बता रहा हूँ, दिमाग खराब मत करो तुम लोग। एक तो अपने नेट सही करा लो। हंसराज नेट सही है ना तेरा? सर अब घर आ गए, अब वाईफाई है। वेरी गुड। अभी तेरी आवाज सही है। अब तो पढ़ाई पे भी करते रहे ना, घर आ गए तो पेपर वेपर बढ़िया थे।
आ गए। तो इसमें से तोमर, उसके बाद शायद भूमिका था, है ना? तो लोग ही मुझे याद आ रहा है। चलो फाइन, कोई नहीं, पहला टेस्ट था, मैटर नहीं करता मुझे। मेरे को फर्स्ट 3 टेस्ट में मेरा मेन मोटिव ये होता है, फर्स्ट 3 टेस्ट में 100% अटेंडेंस हो, कि हर कोई बच्चा पेपर दे रहा हो। डज नॉट मैटर प्लस आ रहे, माइनस आ रहे, जीरो आ रहे, पेपर देना इंपॉर्टेंट है। पेपर देते कैसे वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीजें आएगी, धीरे धीरे देखेंगे पेपर देने का तरीका क्या होना चाहिए। तो नाउ आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि पेपर देने का मेथड क्या होना चाहिए, है ना? क्योंकि एक पेपर दे चुके और यूटी आने वाला है। देखो, एक सीधा सा मेथड ये है कि पेपर जब भी ट्राई कर रहे होंगे, पेपर हमेशा अपनी फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। इट कैन बी फिजिक्स, इट कैन बी मैथ, इट कैन बी केमिस्ट्री। तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है। इसके ऊपर कोई सेकंड थॉट नहीं होता कि ये सब्जेक्ट इजी है, ये सब टफ है, ये अच्छी नहीं। जो तुम्हें पसंद है, टॉपर हो सकता है मैथ देता हो, टॉपर हो सकता है केमिस्ट्री लेता हो, तुम्हें अपनी पसंद की सब्जेक्ट उठानी है, किसी और से कंपेयर नहीं। एंड अगर तुम्हें ट्राई करना हो कि यार फिजिक्स एक बार ट्राई करें, तो वो एग्जाम से पहले कर लेना। मेंस की जिस दिन एग्जाम होगी, तुम अपना सीक्वेंस पता होगा कि यही अटेम्प्ट करेंगे। दूसरी चीज कि तुम्हारे पास फर्स्ट 2 आवर्स जो होते हैं, उसमें तुम तीनों सब्जेक्ट से एक बार गो थ्रू हो जाओगे। मतलब इसके अंदर क्या होगा कि इस तरह के पेपर के अंदर 2 घंटे में हम एक बार में सारे पूरे के पूरे 75 क्वेश्चन देख चुके होंगे। 75 क्वेश्चन देख चुके होंगे, इसका मतलब क्या है कि ऐसे नहीं बस देख देख के बढ़ गए। इनमें से हम कम से कम भी नहीं तो जो भी हमसे हो रहा है 30 to 40, 40 to 50%, यानी कि 30 to 40 क्वेश्चन या 40 to 45 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर चुका होगा, और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि इसमें से मेरा एक भी गलत नहीं होगा। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, अगर मेरे को लग रहा है कि देखते ही मैं कर सकता हूँ, मैंने किया। दूसरा पढ़ा, मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा भी डाउट है, मैं रीड करके गोला मार के बढ़ गया। तीसरा मैंने पढ़ा, मैंने कर दिया। चौथा मैंने पढ़ा कि ये तो सोच ही नहीं सकते, क्रॉस कर दिया कि इस क्वेश्चन की तरफ दोबारा देखूंगा भी नहीं। फोर्थ मैंने पढ़ा, टिक या फिर सर्कल या क्रॉस। ऐसे करते करते मैं अपने पूरे पेपर को 2 घंटे में देख लूंगा। एंड कहीं न कहीं में इस वाले टाइम पीरियड के अंदर अगर मेरा 300 का पेपर है, तो मैं अराउंड 150 प्लस मार्क्स ला चुका होगा। 150 प्लस आने का मतलब होता है कि 2 घंटे में तुम सेलेक्ट हो गए हो। अगला जो 1 आवर बचता है वो तुम्हारा रैंक लाने के लिए होता है। और जब तुम्हें दिखेगा ना कि तुम सारा पेपर कर चुके हो, तो तुम्हारा इस घंटे में इफिशियंसी आएगी, है ना? इफिशियंट काम होगा। बट अगर तुमने 2 घंटे मान लो फिजिक्स दे दी और मैथ दे दी, 1 घंटे बचा है केमिस्ट्री का, तुम्हें ना पता है 1 घंटा बहुत होता है, बट स्टिल तुम्हारे को ना डर लगेगा कि टाइम कम है, और तुम जो आते हैं वो भी गलत कर दोगे, और उस गलत के चक्कर से तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? तो बेसिकली ये चीज ध्यान रखो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करो कि पूरा पेपर एक बार देख ले। जैसे मान लो एक क्वेश्चन किया, मेरे को 4 मिनट 5 मिनट हो गए और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, पर मैं पहुंचने वाला हूँ, मैं उसको सर्कल मार्क करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, और जहां मैंने उसका सॉल्यूशन किया उसको मार्क करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अगले 1 घंटे में मैं इस क्वेश्चन को उठाऊंगा इसके आगे से, ये टाइम वेस्ट ना करते हुए। बट ये नहीं कि 5 मिनट लग गए हैं, 5 मिनट और लग के इसका आंसर आ जाएगा, तो छोड़ दो, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है। तुम्हें बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान होना चाहिए किस क्वेश्चन। सिलेक्शन उसका होता है जिसको पता होता है कि ये करना है और ये नहीं करना। तो बहुत क्लियरली देख लेना कि एक बार राउंड हमारा 2 घंटे में निकल जाए। और जो सर्कल वर्कल मार्क होते हैं वो ध्यान भी रखना कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को दोबारा पहले उठाना है। एक पेज खाली ब्लैंक पेज रखा करो जिस पे लिख दिया करो क्वेश्चन नंबर 3 मुझे पिक करना है, क्वेश्चन नंबर 4 मुझे पिक करना है। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो अगली बार जब भी हम पेपर देंगे थोड़ा सा तरीके से देंगे, अपनी सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग। कई बार ऐसा होता है, मान लो तुमने मैथ उठाई क्योंकि तुम्हारी फेवरेट है, वो बात अलग है नहीं क्योंकि तुम्हारे नंबर आ नहीं रहे, बट स्टिल उठाई, तुमसे पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, तो एक चीज हो सकती है कि यार टेंशन में आ जाए। इस टाइम पे क्या होता है कि पेपर तुम्हारी फेवरेट सब्जेक्ट तुमसे नहीं हो रही, मतलब बाकियों से तो हो ही नहीं सकती, तुम इसको छोड़ो और पीछे से उठाना शुरू करो। 25, 24, 23 अगर अभी भी नहीं हो रहे तो सब्जेक्ट बदल लो, क्योंकि हो सकता है इस पेपर में मैथ टफ आई हो, सबका सेम हाल होने वाला है, तुम दूसरी सब्जेक्ट उठा लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं बन रहे तो करते हो। मेथड बहुत बहुत स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ऐसे नहीं रैंडम के हाँ चलो जादू कर देंगे कुछ न कुछ देखना, ऐसा
ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज बहुत क्लियर रखना, पेपर अगली बार ढंग से देना। कितने लोग ऐसे अच्छा, ये पेपर कितने घंटे का था? 3 घंटे का। 3 घंटे। तो ये तो ऐसे 3 घंटे का। बेसिक पेपर था, आई थिंक 1-1.5 घंटे में कंप्लीट ही हो गया होगा। हाँ बट ऐसे कितने Yes, लोग थे आधा- जिसने Yes, पेपर ऐसे करा था कि 1 गो के अंदर पूरा चले गए सर्कल और क्रॉस मार्क करते हुए, कि ये नहीं कि बस करके ही मानेंगे। किसी भी क्वेश्चन से लड़ रहे हो और अगर मान लो कि तुम्हें लग रहा है कि यार 20 मिनट में इसको देता हूँ मेरा काम हो जाएगा, तो भाई एक बात ध्यान रखना कि अगला क्वेश्चन भी 4 मार्क्स ही देगा। वो नहीं है कि तुमने 20 मिनट लगा दी तो वो 2 मार्क्स ज्यादा दे देगा। समझ रहे हो? तो एक चीज बहुत क्लियर रखो कि तुम्हें वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो तुमसे हो रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, चाहे वो इजी हो या टफ हो। ये मत सोचना कि भाई ये टफ था तो ये ज्यादा मार्क्स देगा। बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन करने से मतलब है ये नहीं कि इजी कर रहे हो टफ कर रहे हो। दिमाग वाला काम करना होता है एग्जाम में। ये नहीं कि एक क्वेश्चन को तो जिद बना ली कि इसको तो आज जैसे मान लो तुमने फंक्शन पढ़ा, अब बस तो भगवान कुछ भी कर दे पर फंक्शन का नहीं छोड़ूंगा। चाहे क्वेश्चन ही बनाने वाले ने ऐसा बनाया कि फंक्शन का हो नहीं, पर तुमने फंक्शन पढ़ा है इसलिए तुम उसके पीछे पड़े हो। ये कभी मत करना। हमें क्वेश्चन से फाइट कभी नहीं करनी होती एग्जाम में। हमें बस क्वेश्चन को देखना है, आगे बढ़ जाना है। हमसे होता है तो हमारी औकात देखनी है हमें वहां पे, और खुद की औकात खुद को पता होता है। ये जो उसमें बताना कि यार फंक्शन तो पढ़ा था, फंक्शन का गलत कैसे कर दूंगा। दूसरी चीज, ये तो हुआ एक छोटा सा पार्ट। एक पार्ट ये होता है कि जब भी पेपर दे के आते हो, पेपर को घर आके जरूर चेक किया करो कि कौन से टॉपिक का जैसे मान लो फंक्शन था, फंक्शन का कौन कौन सा पार्ट का क्वेश्चन गलत हुआ है। जैसे मान लो तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन गलत हो गया, तो तुम्हें पूरा फंक्शन अब रिवाइज नहीं करना। तुम्हें सिर्फ पीरियोडिक फंक्शन उठाना है और उसके नए क्वेश्चन कहीं से भी उठा के 20 क्वेश्चन कर लेने। अब तुम्हारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अगर तुम फंक्शन को इस तरीके से नहीं पढ़ के अगर पूरा फंक्शन पढ़ोगे, तुम पीरियोडिक फंक्शन कभी नहीं पढ़ पाओगे। बट अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा पीरियोडिक का गलत हुआ है तो तुम पीरियोडिक केवल पढ़ लो, क्योंकि जस्ट जोश के साथ स्टार्ट करोगे ना पढ़ना, वो पीरियोडिक तक आते आते खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो रिलेशन पढ़ा, रिलेशन के बाद दूसरा टॉपिक, तीसरा, ऐसे पढ़ोगे तो लास्ट तक तो घबरा जाओगे ना, थक जाओगे ना यार, एनर्जी कम होगी, तो फिर से हमारा पीरियोडिक वीक ही रह गया। तो रिवीजन से ज्यादा हमें एग्जाम की स्ट्रेटजी बनानी होगी, प्रिपरेशन की। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम ना गधा मजदूरी कितनी भी कर लो, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता। तरीके से होता है कि क्या पढ़ना है। अब सोचो कि तुम पीरियोडिक को छोड़ के हर बार बाकी चैप्टर पढ़ रहे हो, बोल रहे हो हम 10 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, तो तुम वेस्ट कर रहे हो। तुम उससे अच्छा तुम्हारी कमी पता कर लो कि फंक्शन में तुम्हें किस चीज को पढ़ना है, तो वो पता पेपर से ही चलता है और उसी के लिए पेपर देना पड़ता है। तो पेपर देना नेक्स्ट टाइम से ये बहुत क्लियर रखना, ठीक है? पेपर देने का तरीका क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि रैंडम, और पढ़ने का रिवीजन का तरीका क्लियर होना चाहिए हमारा। ऐसे नहीं कुछ भी उठा के पढ़ दिया चलो यार मजा आएगा, ये नहीं होता। जब तुम 5 बार 7 बार फंक्शन पढ़ चुके हो और फिर फंक्शन का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो तुम्हें ये पता करना है कि फंक्शन के कौन से पार्ट से क्वेश्चन गलत हो रहा है। अब मुझे वो पार्ट पढ़ना है, और वो तब पता चलेगा जब तुम फंक्शन का पेपर अटेम्प्ट करोगे, और किसी भी तरीके से नहीं चलता। सो होप सो आगे से इस बारे में हम डिस्कशन ना करते हुए पढ़ेंगे, बट पेपर ढंग से देंगे। एंड नाउ 29 स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके हैं, अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। एंड बाकी लोगों को मैं बोल दूं कि जो अभी एक बार जो क्लास में एक्टिव है हैंड रेज करना। हैंड रेज ही रखना, नीचे मत करना। अभिमन्यु, कोमल, मनस्वी, सदन, विक्रांत। अभिमन्यु, ओके, कोमल, सदन और अभिमन्यु आर्यन क्लास, ओके फाइन। एंड ठीक है, जब मैं तेरे से पूछा पेपर दिया नहीं दिया तब तो तू हाथ कर नहीं, माइक कौन करा? सदन आर्यन क्लास, सदन क्लास में हूँ, ओके फाइन। चलो इतने लोग हैं एक्टिव। तो पहली चीज सुन लो कि आज लास्ट वार्निंग है। मैं अगर क्लास को 4 o'clock शुरू करता हूँ तो मैं हमेशा, अभी तक कितना, मैं 1 महीने से ज्यादा हो गया, मैं एक दिन भी लेट नहीं हूँ। तो तुम मुझे अब की बार आज के बाद लेट नहीं दिखने चाहिए। 4 मतलब 4, क्योंकि मैं अगर शुरू के 5 मिनट ऐसा कुछ पढ़ा देता हूँ जिसके ऊपर पूरा लेक्चर डिपेंड कर रहा है, तो मैं दोबारा बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर रहेगी कि 4 मतलब 4, 4 1 भी नहीं।
4 मतलब 4, 359 हो जाए, 359 हो जाएंगे चलेगा, बट 4 से ऊपर नहीं। ये चीज बहुत क्लियर रहेगी आगे से, क्योंकि जितनी जितनी ज्यादा तुम्हें फ्रीडम दी उतना तुमने गलत यूज कर रहे होगे ना। दूसरी चीज कि अब मुझे होमवर्क चाहिए होगा टाइम टू टाइम। मुझे नहीं लग रहा कि चीजें उतनी अच्छे से कर रहे हो तुम, तो मुझे होमवर्क चाहिए होगा अब तुम्हारे से, क्योंकि अब मुझे तुम या तो कोई तरीका बनाएंगे हम जिससे तुम कैसे सबमिट करोगे, जो भी है। बिकॉज लग नहीं रहा कि उतना इफेक्टिवली पढ़ाई हो रही है जब मैं तुम्हें इतना आराम से समझा रहा हूँ पढ़ने का तरीका। क्योंकि सिर्फ 2 घंटे 1 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन हो जाता है अगर तरीका अच्छा हो तो, पर वो नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो हैंड ओवर कर लो। आज हमें मैट्रिक्स शुरू करना था, आई थिंक अब सब लोग आ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं। एंड एक मैट्रिक्स के बारे में सुन लेना, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे हम। और मैट्रिक्स जो हमारा चैप्टर है, मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, इसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर के अंदर किसी भी पुराने चैप्टर्स का ज्यादा यूज नहीं है। तुम्हें आता है नहीं आता, कुछ भी नहीं आता तुम्हें मैथ में, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, तुम ये समझ जाओगे। ये देखो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट, ऐसे 2 चैप्टर आएंगे, वेक्टर एंड 3D। ये दोनों चैप्टर क्या होते हैं, आपस में इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक का मतलब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से, वेक्टर 3D से, और पूरे मैथ में इनका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इनको एक बार ढंग से पढ़ेंगे हम। बात करते हैं अब एक एक करके, तीनों आदित्य, यश एंड एकनाथ हाथ नीचे कर लो। तो ये इनके बिना पेपर का भी बनता नहीं, इनका जरूर क्वेश्चन आता है, और ऐसा क्वेश्चन आता है, हमेशा होता है, चाहे जेई मेंस उठा लो या एडवांस उठा लो। ये फ्री के मार्क्स देने वाले चैप्टर है हमारे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स के बारे में अगर तुमसे बात करें तो ना, एक डेफिनेशन से ऊपर उठ के अगर मैं बात करूं तो एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर एरे, कुछ रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हमारे पास ये होता है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर ये बॉक्स बना होता है हमारे पास। रेक्टेंगुलर शेप समझते हो ना, रेक्टेंगल, कि इस तरह का, मान लो कि एक बड़े लेटर से एक ए लिखा है और इस तरह का कोई शेप बना रखा है मैंने ऐसा, जिसके अंदर लेट सपोज मैं एलिमेंट लिख रहा हूं ABCDEF। तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का जो बना है, जिसको हम इस बॉक्स फॉर्म में लिखते हैं बिग ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, 1 मिनट, छोटा सा मेरे को थोड़ा, चलो ये चलता रहेगा। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर हमारी मैट्रिक्स चलती है। अब मैट्रिक्स का ये जैसा है ना एक बॉक्स, यही हमारा एक आंसर है मैट्रिक्स का। मतलब मैट्रिक्स इज नॉट लाइक ए वैल्यू, इट इज जस्ट एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो क्या बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स की एक बात क्या होती है कि कैपिटल लेटर से हम उसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। लिख लेंगे, चलो एक साथ लिख देंगे ये सारी चीजें। और इसके अंदर जो स्मॉल लेटर से लिखे हुए हैं ये होते हैं एलिमेंट। एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो पहली चीज बहुत क्लियर है कि मैट्रिक्स क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से एंड स्मॉल लेटर से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और कुछ नहीं। अब एक बात बताओ कि रो का मतलब समझ रहे हो, ऐसे जो यो ऐसे हॉरिजॉन्टल जो लिखी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, रो। और जो ये वर्टिकल लिखे हुए हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम। रेक्टेंगुलर जो पॉइंट होते हैं हमारे, रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं उनको हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि कितनी रो है इसके अंदर, चेक करके बताओ। 2 यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस साइन, और कितने कॉलम दिख रहे हैं तुम्हें इसमें, 3 तो इस 2x3 को हम 6 नहीं लिखते, हम 2x3 ही लिखते हैं, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है इस मैट्रिक्स का, 2x3।
2x3 का मतलब टोटल एलिमेंट कितने होंगे इसमें, 2 × 3 कितने होंगे, 6, तो 6 तो इसमें टोटल एलिमेंट हो गए हैं, एंड 2x3 से हम क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर। ठीक है, तो पहली चीज बहुत सिंपल सा फंडा समझ में आना चाहिए। तो लिखना शुरू कर दे, एक काम करो, एक पहले कुछ भी ये सब मत लिखो, एक बार लिखो, एक लाइन लिखाता हूं मैं, लिखो, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, rectangular arrangement of elements is called matrix, comma, it is denoted by capital letters, it is denoted by capital letter या फिर alphabet, capital alphabet, and elements are represented by small alphabets, elements are represented by स्मॉल अल्फाबेट। बाकी अभी कौन गायब हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, एक ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर एलिमेंट्स गिवन होते हैं और कुछ इस तरीके से। तो एक तो पहले ये शेप बना लो, जिसके बाद में और जो जो लिखा है एज इट इज लिखना। बना लिया सर हाँ Yes. जी, सर हमेशा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही रहेगा, मतलब जैसे ए बी दिए है तो हमेशा मतलब कॉलम 3 ठो रहेगा, मतलब कॉलम हमेशा ज्यादा रहेगा रो से। नहीं नहीं रेक्टेंगुलर होगा बस, रेक्टेंगुलर कैसा भी हो सकता है, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल। यस सर। अभी बात करेंगे सारी, बस तुम ये जो बनाया है वो एक बार वो लिख लो और कुछ नहीं। एक बार जस्ट इसको नोट कर लो। सर वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा है आपने, ऑर्डर ऑफ के बाद हाँ जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सर हो गया। ठीक है, तो अब यहां लिखना, एक काम करना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको लिखेंगे हम नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, फाइन। तो एक पॉइंट लिखना, ए आई जे इसके नीचे लिखा हुआ है ए आई जे। इसका मतलब क्या होता है, ए मतलब बेसिकली एलिमेंट है हमारा, ए हमारा कोई एलिमेंट है जिसकी आईएथ रो एंड जेएथ कॉलम है। मतलब आईएथ रो एंड जेएथ कॉलम का एलिमेंट को हम ए आई जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी इन सबके बस ये तुम्हारे लिए एक नए नए नेम है, तो बस तुम्हें नए नए नेम सुनने, उसके बाद देखेंगे कि इसका यूज क्या है क्या कुछ नहीं है ना। अभी बस एक बार के लिए तुम्हारे सामने ये नए नए नाम आ रहे हैं जिसको तुम्हें सुनना है। तो पहला नाम तुमने सुना है ए आई जे, है ना। बस तो तुम अभी के लिए बस इतने पे रुकते हैं। तुम इस मैट्रिक्स के शेप को देख लो, मैट्रिक्स का शेप क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स का शेप क्या बोल रहा है हमें, एक रेक्टेंगुलर शेप होता है जिसमें कुछ रोज होती है, कुछ कॉलम्स होते हैं, इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको ए आई जे एच फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां तक लिख लिया सबने। हाँ सर। तो देखो एग्जाम्पल, मैं कोई ए मैट्रिक्स लिख रहा हूं जिसके अंदर मैं कुछ यहाँ पे 2 × 3 लिखना चाहता हूँ या 3 × 2।
3x या 2x3 लिखते हैं। पहले वाला कैसा था एक बार देख के बताओ। 2x3 था ना, मैं 3x2 लिख रहा हूँ। 3x2 से तुम समझ क्या रहे हो, इसमें रो कितनी है? मतलब 1 2 3 रो है और कॉलम कितने? 2। पहले एलिमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा है उसकी रो नंबर कौन सी है? 1 और कॉलम भी कौन सा है? 1। इसको A11 लिख दूं? यस सर। यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा है उसकी रो कौन सी है? 1 कॉलम कौन सा हो गया? 2 यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा 1 3 लिख सकता हूँ। यस सर। बट मेरे को कॉलम 2 तक ही जाना है, 3 पे जाना ही नहीं है, तो हटा दो इसको। हाँ क्योंकि सर। तुम्हें बोला गया है कि कॉलम 2 ही रखने हैं। अगला यहाँ पे जो लिखोगे रो कौन सी हो गई है? 2 कॉलम 1 2 ये बोल सकते हो। हाँ सर। यस मतलब तुम इस वाले के बारे में बोल सकते हो, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर तुमसे पूछे, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, इसमें कितने होंगे? 6 3 into 2 6 हो जाएंगे। बस Yes. इतने से तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलो एक बार ये लिखो, क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं यहाँ से। एक बार यहाँ तक लिखो, फिर देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चंस इसके ऊपर इस लाइन से भी जेईई मेंस ने भी क्वेश्चन पूछे हुए, इवन अगर तुम देखोगे तो। क्वेश्चन लिख दो एक। यस सर यस सर। A matrix has 26 elements. 26 element. What are the possible order? What are the possible order it can have? The 4 possible orders. वो कौन कौन से होंगे हमें वो डिस्कस करना है ना। हाँ सर, 26 into 1, 1 into 1 by 20. 26 or 26 by 1 2 into 13 into 2 ओके 2 into 13 पता है। ओवरऑल तुम्हें ये देखना है कि भाई 26 के फैक्टर करने हैं मुझे, है ना। 6 तो एक बार मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं 26 को, एक बार मैं 1 के बाद में बढ़ू 2 पे, 2 से 13 आएगा। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं? 4 से नहीं, No, लास्ट में तुम जाओगे 13 into 2 आएगा एंड 26 into 1। तो ओवरऑल अगर तुम देखोगे 4 पॉसिबल ऑर्डर। ये समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दूं। क्वेश्चन ये है, ए मैट्रिक्स हैज 26 distinct element. How many different matrix can be formed? क्वेश्चन ये बना दिया मैंने, लिखो और सोच के बताओ। तो 2 कुछ भी बोल देगा। तो 4 ही होंगे क्या? 4 into 26 factorial. Good. मतलब अब मैंने पीएनसी को इसके अंदर घुसा दिया है। हाँ सर, ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारे पास अब 26 प्लेसेस है, टोटल 26 प्लेसेस है भाई। 26 स्पेस है ना तुम्हारे पास। यस सर। तुम्हें 26 प्लेसेस पे 26 एलिमेंट लिखने का तरीका 26 फैक्टोरियल होगा। यस सर। yes sir. यस सर ये सबको पता है। और उसके बाद में टोटल कितने तरीके से मैट्रिक्स बन सकती है? 4. 4। 4 तो ये 4 तो कौन सी है? पॉसिबल ऑर्डर।
क्योंकि हर तरह की एक अलग मैट्रिक्स होगी। जैसे मान लो 1 क्रॉस 26 की बनानी है, तो इसके अंदर 26 अलग अलग 26 फैक्टोरियल अलग अलग बन पाएंगे। हाँ अब सर 2 क्रॉस 13 की बनानी है, इनमें से कोई भी सेम थोड़ी होगा, नहीं होगा। और ये क्या है 26 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ of 26 places. एलिमेंट। Yes sir. ये समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन दो इसके सर ऊपर। हाँ जी बोलो सर एक डाउट है बोलो। सर, अगर हम अरेंजमेंट चेंज भी कर दे तो ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। ऑर्डर सेम रहेगा। तू ऐसे देख, एक बार देख 1,2 और 2,1, क्या इन दोनों को बोल सकता है सेम है? 1 क्रॉस 2 है दोनों। नहीं सर, लेकिन क्वेश्चन में तो ऑर्डर पूछा है ना। नहीं, मैंने इसमें मैट्रिक्स बोली है। अच्छा हाँ, यस सर, यस सर, ऑर्डर ऑर्डर ऊपर वाले में पूछा था। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं? Yes sir. Yes, sir. हाउ मेनी distinct matrices can be formed by using all 5 elements? जिसको ये Sir. चीज समझ नहीं आई है वो पीएनसी दोबारा जाके थोड़ा सा देखेगा। ये तुम्हें ये याद दिलाने के लिए था कि पीएनसी काम आती है, तो इतना पीएनसी तुम्हें पिछले क्लासों का सोचना पड़ेगा। हाँ जी बोलिए, कोई आंसर बताएगा? Sir 5 factorial by 5 फैक्टोरियल बाई 2 factorial. 5. 2 factorial, 2 factorial. पहले Five तो ये divided by 2 factorial into 2 factorial. 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आंसर बोल रहे हैं। 5 factorial by 2 factorial. क्योंकि 2 से 2 जाएगा। यार एक तो ये देखो 2 टाइम्स, तो एक तो 5 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 5, हाँ सर। दो तो मैट्रिक्स ये हो गई। और हाँ। इसको अरेंज करने के तरीके जो सेम कॉमन है उनको हम डिवाइड कर देंगे। यस सर, एक 2 तो कट गया। अब इसके ऊपर जेई एडवांस ने जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो बाद में देखेंगे, है ना, वो तुम देखोगे, वो तो अलग लेवल पे चल जाता है। बस यही है, ये बोल देगा 3 क्रॉस 3 की 0,1 से बनने वाली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें एक टर्म नॉन सिंगुलर और आ गई है, वो तुम्हें बाद में बताऊंगा क्या होती है। ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं। फिर ये क्वेश्चन जेई मेंस का है, एडवांस का आगे बताएंगे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। सर पीएमसी का नॉर्मल क्या ये जो लास्ट बता कॉन्सेप्ट दीजिए। पीएमसी का वही ना लगेगा। पीएनसी का ये होता है जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको अरेंज करने का तरीका। देख हाँ सर, बस यही ना लगेगा। हाँ। और जैसे डिविजिबिलिटी भी था, ये सब भी था। नहीं नहीं, इतना सब कुछ नहीं पूछता। क्वेश्चन लिखे नेक्स्ट। यस सर। formed a matrix of 2 cross 3 whose element is given by aij, तुम्हें गिवन है i माइनस 2j का मोड, इससे तुम्हें एलिमेंट गिवन है। तुम्हें एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है 2 क्रॉस 3 की, तो कैसी बनेगी? i माइनस 2j का मोड लिखा हुआ है। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या बोलना चाहता है? हाँ सर पहले ना जनरल फॉर्म लिख देंगे A11 A12 वैसे करके। अच्छा एक सेकंड, जनरल फॉर्म बताओ क्या आ रही है? 2 क्रॉस 3 की बननी है तो 2 तो रो है और 3 कॉलम है ना। हाँ सर। A11 A11 A12 A12, A13, A21, A22, A23. A33 सर उसके बाद जो रो में है उसको आई आंसर निकालो फिर डिस्कस करते हैं। सारा आंसर निकालो। सर डन। A11 निकाल लिया। Yes, sir. यस सर। Sir, 1, A12 3, 3 A13 5, 5. 5 A21 0 0. A22
2, 8 2 3, 4, तो इसको यहाँ उठा के रख दोगे सारे एलिमेंट को, ये तुम्हारी गॉट इट। अब यार इसके ऊपर क्वेश्चन बनाने को देखो किसी भी तरीके से बना सकता है। यहाँ पे ये दिया है, तुम्हें और कुछ लिख के दे देगा, क्या फर्क पड़ेगा? समझ रहे हो? मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाए, कुछ फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। अब एक बात सुनो, तुम्हें वैसे तुम टारगेट अब कलेक्ट कर सकते हो, टारगेट आ चुकी है ना? फोन किया था वो कह रहे डिस्पैच नहीं कर रहे अभी। डिस्पैच नहीं कर रही है, मुझे नहीं पता। हाँ, आ चुकी है मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो होमवर्क के फॉर्म में लिख लेना, ठीक है? ये लिख लिया सबने क्वेश्चन? यस सर। yes sir. Yes, sir. तो कुछ क्वेश्चन लिख लेना। फॉर्म ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3 if element given by -1 की पावर I plus j into I into j। ये दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, I into j है ना? ये सब होमवर्क है ना? हाँ, how many possible order can be using 28 elements? ठीक है? कैन हाउ मेनी ऑर्डर कैन बी पॉसिबल लिख लेना। चलो कोई नहीं, समझ जाओगे, लैंग्वेज ही है ना? हाउ मेनी ऑर्डर कैन बी पॉसिबल, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ऑर्डर कैन बी पॉसिबल यूजिंग 28 एलिमेंट। ठीक है, और बस यही रखते हैं अभी। 2 क्वेश्चन है तुम्हारे लिए होमवर्क। तो एक बार ऊपर कर दीजिए, कहाँ पे? वाला क्वेश्चन देखना था थोड़ा सा, हाँ, लिख लो ऊपर वाला जो आपने कराया था अभी। ओके। फिर हो गया। ठीक है, लिख लो, लिख लिया यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना? सबसे पहली मैट्रिक्स देखो, मैं कोशिश करूंगा यार लैंग्वेज ना लिखूं, क्योंकि लैंग्वेज लिख के मतलब क्या ही फायदा है, तुम्हें देख के समझ में आ जाए, डेट इज इंपॉर्टेंट, है ना? तो लैंग्वेज भी चाहोगे तो बोलोगे, लिखवा देंगे। जैसे पहली होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से क्लियर होगा कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो हो, कॉलम कितने भी हो जाए। तो मैट्रिक्स, इस तरह की मैट्रिक्स 1 क्रॉस n, ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। लैंग्वेज में अगर चाहोगे तो लिख सकते हो मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ओनली 1 रो। मैट्रिक्स तो आई थिंक ये बहुत आसानी से समझ गए होंगे। 1 क्रॉस n का मतलब क्या है? रो एक है और कॉलम कितने हैं इसमें? n कॉलम। अब तुमसे बोले एग्जांपल बताओ, तो तुम कोई भी लिख दोगे एग्जांपल। जैसे एक मैट्रिक्स लिख दी 1, 0, 3, ये कितने ऑर्डर की हो गई? 1 क्रॉस 3। तो कोई कंफ्यूजन, रो मैट्रिक्स क्या होती है? सर ये एलिमेंट सिर्फ पॉजिटिव भी हो सकते हैं? नहीं नहीं यार, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, रैशनल, इरेशनल, आयोटा वायोटा, कुछ भी चलेगा। यस सर। सारे जीरो भी हो सकते हैं। यस सर। हाँ जी, जैसे कि 1 + आयोटा 1 आयोटा 0 ऐसे भी हो गया, मतलब डिफरेंट हाँ, हाँ। डिफरेंट मैट्रिक्स होनी है, डिफरेंट हो, सेम हो, कुछ भी चलेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा उसके अंदर कुछ भी। यहाँ पे तुम आर लिख दो, पी लिख दो, मुझे तो कुछ नहीं लिखा चाहिए बस। अब सर। बताओ इसका हाँ, क्या बोल। होता है? क्या इसका काम क्या होता है सर? इसका काम ना, जब तुम कंप्यूटर पढ़ोगे ना, प्रोग्राम वहां पे काम आता है। जितने भी बड़े डेटा होते हैं ना, उनको मैट्रिक्स, जैसे मान लो मुझे मैट्रिक्स का यूज क्या है कि मैं यहाँ पे लिख दूं नंबर्स,
और यहाँ पे लिख दूं फिजिक्स, यहाँ लिख दूं केमिस्ट्री, तो ये मैट्रिक्स ही तो है ना। यहाँ पे फिजिक्स, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, तो यहाँ पे नाम और यहाँ पे नंबर चलते जाएंगे, हाँ सर। तो ये मैट्रिक्स ही तो है। अदरवाइज तू ऐसे लिखेगा कि स्टूडेंट 1 गॉट इतने मार्क्स इन फिजिक्स, है ना। बेसिकली तुम टेबल बोल रहे हो उसी चीज को, वो मैट्रिक्स ही है, मतलब उसका प्रॉपर वे मैट्रिक्स ही है। जब तुम आगे जाके जब डेटा एनालिसिस वगैरह देख रहे होते हो तो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े डेटा आते हैं, उनको हम जो उनके जो प्रोग्राम बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं। मैट्रिक्स का प्रोग्राम सबसे टफ, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स में से आता है। अगर तुम लोगों ने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो कंप्यूटर वगैरह, आजकल तो 6th क्लास से चिंटू पढ़ लेता है, तो तुम भी पढ़ ही रहे होंगे, है ना, वाइट हेड जूनियर। तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर पूछे तो क्या होगा? The matrix Matrix consisting of only one column. तो ऐसी मैट्रिक्स बन जाएगी जिसके अंदर कॉलम एक होगा, यानी m क्रॉस 1 लिख दूं, यस है ना। तो लिख देना ओनली 1 कॉलम। ज्यादा लैंग्वेज लिख के क्या ही फायदा होगा किसी का ना। एग्जाम्पल लिख देना कोई भी, जैसे ए मैट्रिक्स बना दी मैंने, -1 0 2 ले लो यार, हर तरह के नंबर, तो 1 m क्रॉस, ठीक है। अब नाम से एक और नाम बनता है इससे। एक बोले तुमसे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलोगे? m equal to n। number of rows equals to number of columns. हाँ, बेसिकली ये बोल सकते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m इक्वल टू n हो, मतलब एक मैट्रिक्स को इस तरीके से बना दें हम, m क्रॉस m या n क्रॉस n, ये बोल सकते हैं। यस सर। एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, तुमसे बोले 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स बनानी है, तो तुम ये बोल सकते हो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये बोल सकता हूँ। जब कभी भी तुम्हारे सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिखे, जब कभी भी तुम्हें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिखे, तो उसका जो ये डायगोनल होता है ना, ये वाला डायगोनल, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है? जो भी हमारा मेन डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल हम इसको बोलते हैं। और डायगोनल के रिगार्डिंग हम बहुत सारी बातें करेंगे आगे, इसलिए मैंने ये यहाँ पे बताया। और प्रिंसिपल डायगोनल, ये डायगोनल हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन होता है, बाकी Yes. रेक्टेंगुलर में नहीं होता ना, क्योंकि तुम्हें पता है उसमें एग्जैक्ट डायगोनल बन ही नहीं पाएगा कभी भी। यस सर। तो एक चीज नई तुमने सीख ली यहाँ पे, प्रिंसिपल डायगोनल। तो अभी तक मैट्रिक्स में किसी को कोई भी छोटा मोटा कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर दो। आई थिंक बेसिक सी चीजें थी, बट क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं मैट्रिक्स की खासकर। हाँ बोलिए। दूसरा डायगोनल भी सर बनेगा तो उसको भी प्रिंसिपल उसको डायगोनल। नहीं बोलेंगे, मैंने इसीलिए एक मार्क करा है। यस सर। यही डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल हम इसको बोलते हैं ना। क्लियर है ये सबको यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अगली मैट्रिक्स का टाइप देखिए। थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए टाइप्स बोरिंग से होते हैं, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ट्रायंगल बन रहा हो। ट्रायंगल बनने के लिए डायगोनल होगा, और डायगोनल होगा तो उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। यस सर। Yes, ये sir. समझ पाए हो कि सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो चाहिए, एन क्रॉस एन या एम क्रॉस एन की, ये बोल सकता हूं। अब इसकी खास बात क्या होती है कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, हमेशा एक ट्रायंगल बनना चाहिए। ट्रायंगल बनने का मतलब ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है और ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है। ट्रायंगल नीचे भी बन सकता है, समझ रहे हो?
ये समझ पा रहे हो, ऐसे दो ट्राइंगल बन सकते हैं। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि इसको अगर मैं 3x3 की मान लेता, सोचो ये 3x3 के लिए लिख रहा हूं मैं, है ना, तो इसके अंदर यहाँ कोई एलिमेंट है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये डायगोनल के जितने भी नीचे एलिमेंट है ना, उन सबको जीरो होना पड़ेगा, और इसमें डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट को फिर जीरो होना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे हो गया तो दो एलिमेंट यहाँ होंगे, अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, बाकी एलिमेंट को जीरो होना पड़ेगा, इसका मीनिंग समझेंगे कि क्या है। पहले एक बार बस ये देख लो कि ऐसा कुछ है कहानी में। अगर ऊपर ट्राइंगल बन रहा है तो इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर, बात करेंगे इनके बारे में खुल के, और इसको बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर। समझ गए? अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर का मीनिंग क्या होता है ये तो बाद में देखेंगे, बट ऐसा ऐसा कुछ हम पढ़ते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं, यहां से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को उठाता हूं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यहां पे लिख रहा हूं तुम्हारे सामने। मैं ना कोशिश करता हूं 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाने की। तो एक बात बताओ, क्या इसके डायगोनल एलिमेंट होंगे हमेशा? सर अपर ट्रायंगुलर यस मतलब सर। ऊपर ट्रायंगल बनना चाहिए तो 1 2 1 3, और ये 2 3 होगा। हाँ Yes, सर। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट बचे उनको जीरो होना पड़ेगा। yes, sir. तो क्या मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि एक मैट्रिक्स ऐसी होगी जिसके अंदर अगर मैं आई जे के बारे में बात करूं, तो आई जे जो भी होगा वो कुछ ऐसा होगा कि जब जब इसके अंदर देखो, ये कौन सा वो था, A21 A31 A, ऐसा ही है। अगर तुम देख रहे हो आई बड़ा हो गया जे से, जब जब आई बड़ा है जे से तो वैल्यू जीरो आ गई है। Yes, sir. और अगर मान लो जे बड़ा है आई से, मतलब आई छोटा है या इक्वल है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इनमें एलिमेंट जीरो भी आ सकते हैं, A11 A12 A13 A22 A33, ये जीरो भी हो सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को बस ये देखना है कि ये जीरो ना हो, ये जो एलिमेंट है, सॉरी, ये कंफर्म हो जीरो ही हो। अगर ये तीनों एलिमेंट जीरो है तो मैं बोलूंगा ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। गॉट इट? Yes, sir. स्टिल आई एम अगेन सेइंग कि लोअर ट्रायंगुलर से समझने का ट्राई करते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में लिखना, मतलब अभी 2 मिनट सुन लो बस। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अगर मुझे बनाना होता तो मैं क्या बनाता कि नीचे एक ट्रायंगल बना दूं, A11 A22 A, तो यहां पे A21 लिख दूं। सॉरी एक सेकंड, थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं इसको, और इसको A31 और A, इनको कंफर्म क्या होना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ट्रायंगल बनना चाहिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए आई जे कुछ इस तरह का होगा कि इनके अंदर तुम देखोगे ये कौन कौन से एलिमेंट है, A12 ए A13 A13 और A, 23 जब जब इसके अंदर जे बड़ा आ रहा है आई से, तब तक इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। और उसके अलावा ये जीरो आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, इक्वल भी नहीं चलेगा वहां पे। एक बार इसको देखो, आराम से सोचो समझो कि मैंने बोलना क्या चाहता हूं। मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखाना चाहता हूँ। हाँ जी। सर इक्वल तो ऊपर वाले में भी नहीं चलेगा ना, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में। अच्छा, मैंने इसमें इक्वल गलत जीरो है। लगाया, मैंने इक्वल Yes, गलत sir. लगाया, इक्वल नहीं लगाना था मुझे। Yes, sir. इक्वल नहीं लगेगा, मतलब नाम से क्लियर है यार, इतना लोड मत लो। ये जो लिख के दिखाया है ये थोड़ा सा मेरे को दिखाना था। बाकी अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर ट्रायंगल बन रहा हो नीचे जीरो, लोअर ट्रायंगुलर नीचे ट्रायंगल बन रहा हो ऊपर जीरो, ये कंफर्म है। समझ पा रहे हो इस चीज को? Yes, sir. अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन बनाऊं इसके ऊपर कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक क्वेश्चन लिखूं, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन अपर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को आराम से समझ के एक बार तो तुम ऊपर से लिख के इसका आंसर दो मुझे, एक बार लिखना शुरू करो और मुझे आंसर दो। कहां पे तक लिख लिया था ये बताओ? अपर ट्रायंगुलर तक लिख लिया। तो देखो सबसे पहले एक चीज तो मैंने बताई कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ट्रायंगुलर के लिए, ये समझ पा रहे हो? बिना स्क्वायर तो डायगोनल ही नहीं आएगा, डायगोनल नहीं आएगा तो हम अपर लोअर ट्रायंगुलर की बात ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है? और एलिमेंट्स बिलो, एक बार तो बिलो और एक बार अबव प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी, ये बोल सकता हूं मैं? एक बार स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट सही है भाई? एक अगर अपर ट्रायंगुलर है तो इसके बिलो वाले जीरो होंगे और लोअर ट्रायंगुलर है तो ऊपर वाले जीरो होंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो अब लिखना शुरू करो, ये लिख लो पहले, उसके बाद में ऐसे ऐसे ही बनाते जाओ। देखो लैंग्वेज में नहीं जाएंगे ज्यादा हम। ये वाला पॉइंट लिखा है, ये समझ पा रहे हो ना ये कैसे लिखा है मैंने? Yes, sir. यस सर। बस अभी भी स्टिल अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो हैंड रेस करते रहना, ऐसा कोई वो नहीं है, बट हाँ एक्टिव रहना। इसके अंदर तुम बोलोगे एलिमेंट बिलो प्रिंसिपल डायगोनल और जीरो, और भी ना बोलो, मस्ट बी जीरो बोल दूं मैं। एंड यहाँ पे एलिमेंट्स अबव प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट बी जीरो। अब बताओ, अब ये लिख लिया होगा आई होप। ये क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, क्या आना चाहिए? सोचो आराम से, मुझे फाइनल आंसर चाहिए। हाँ आशुतोष कुछ बोल रहे हो? तो एक बार वापस समझा सकते हैं? कौन सा पोर्शन बताऊं? बता। तो कॉलम मैट्रिक्स से। है कॉलम मैट्रिक्स से वापस क्यों? तो वो अभी ज्वाइन हुआ है, नेट चला गया था बीच में। नहीं सॉरी, मैं वापस नहीं जा सकता यार, दिस इज योर प्रॉब्लम। नेटवर्क इश्यू के चक्कर से नहीं, बस चल थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि चली गई थी। हाँ नहीं वो मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, बट कुछ इनको सब्स्टिट्यूट रखो यार, ऐसे ऐसे नहीं चल सकता ना, क्योंकि अब इसके इतनी देर लगी है उसके अंदर कॉलम के बाद में, मैं विद इन ए मिनट कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ बताओ? और बाकी करता हूँ तो इन्वर्टर भी बाकी। लगा रखा है सर, वो वाईफाई उससे चल ही नहीं रहा था इन्वर्टर से। अरे आई कैन अंडरस्टैंड यार, मैं वैसे तुझे नहीं बोल रहा हूँ, हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं। देख उसके बाद में मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाई थी। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज कॉलम बराबर हो, जितने रो उतने कॉलम, और उसका जो ये वाला पोर्शन डायगोनल होता है उसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, ठीक है? हाँ सर। उसके बाद में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ाई थी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट या ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे आ गया था, अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, ये डायगोनल के ऊपर से एक ट्रायंगल बन जाए और नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो। एंड लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि नीचे एक ट्रायंगल बन जाए डायगोनल के, ऊपर के सारे एलिमेंट को जीरो होना कंपलसरी होता है, ठीक है? ऐसा ऐसा हाँ कुछ सर। तू पढ़ेगा तुझे समझ में आ जाएगा। बाकी कोई इसका आंसर देगा मुझे, किसी ने निकाला हो तो? सर 6। कितना? एन एक मिनट सॉरी गलत कर दिया। एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एन, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। बहुत अलग अलग आंसर आए, किसी का सही होगा किसी का गलत होगा। एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2। क्या? एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2। एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2। देखते हैं। सर 1 मिनट और दीजिए।
सर n(n-1). n(n-1) देखते हैं। ये तो वही हुआ ना n² माइनस। हाँ हाँ हाँ। ये थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ऐसा लग रहा है एक ऐसी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या है, n क्रॉस n है ना, तो हाँ। इसके अंदर a11 रहा होगा, ये a22 रहा होगा, ये a33 रहा होगा, यहाँ पे an, n आया होगा। हाँ सर। यहाँ पे सारे Yes, sir. एलिमेंट कुछ न कुछ होंगे। हाँ सर, n(n-1) ऐसे करके n-। अब एक बात बताओ कि फर्स्ट रो के अंदर कितने मैक्सिमम नॉन जीरो एलिमेंट होंगे? n। सारे के सारे नॉन जीरो हो सकते हैं, मैक्सिमम मुझे जाना है तो ये सारे नॉन जीरो हो जाए। हाँ सर। फर्स्ट रो के अंदर n एलिमेंट्स बोल सकता हूँ क्या मैं? यस सर। और सेकंड रो के अंदर चेक करके बताओ कितने होंगे? n-1 सर। भाई n इसको तो n कंप्लीट minus- जीरो होना पड़ेगा, मैक्सिमम n-1 ही हो सकता है, -2 उससे कम तो हो ही सकते हैं पर मैक्सिमम। इस रो के अंदर 3 कम हो जाएंगे, -2 कितना हो जाएगा? n-2। और लास्ट वाली रो के अंदर अगर तुम जाओगे तो देखोगे सारे जीरो हो सकते हैं, केवल एक एलिमेंट है। हाँ सर 1। n-2 तो अगर तुमसे बोले कि इन सबका ऐड करो तो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट मैक्सिमम है ना, तुम ये बोल सकते हो कि 1 एक बार 2 फिर 3 अप टू n तक गया होगा, और n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? n+1/2। क्या मतलब कि आई डोंट नो इसमें सोच क्यों नहीं पा रहे थे। तुमसे पूछा जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें? सेम सेम होंगे। फर्स्ट इस वाली रो की फर्स्ट रो के अंदर एक भी जीरो नहीं होगा, मिनिमम पे जाना है मुझे, सबसे कम तो इसमें सारे कुछ न कुछ हो जाए, तो ये रिमेनिंग एलिमेंट होंगे। या फिर ऐसे भी बोल Yes, सकते हैं n स्क्वायर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, उतने हाँ, जीरो sir. होंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए हुआ, तुम्हें सोचना है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ zeros in upper triangular matrix of order। ये तुम्हारा होमवर्क है, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? आराम से बैठ के सोच पाओ। अभी किसी को ऊपर वाले में पूछना है तो हैंड रेस करो, ऊपर वाले को आराम से देखो कि नॉन जीरो चाहिए फर्स्ट रो में कितने ज्यादा से ज्यादा नॉन जीरो एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा देखने हैं मुझे, तो मैं सबको ही नॉन जीरो ले लूं, इससे कम तो पॉसिबल ही थे, बट मुझे ज्यादा से ज्यादा नो। हाँ विशव बोलो। नॉन जीरो मिनिमम कितना होगा? नॉन जीरो मिनिमम एक भी मत रख, सारे जीरो रख दे। ओके सर। उसके ऊपर आएंगे बाद में, पहले ये चीज समझो, ये चीज क्लियर है ना कि भाई जो अभी बोली है। सर, हाँ जी, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमेशा एक ट्रायंगल में नंबर होना जरूरी ही है। नंबर नहीं भी होगा तो चलेगा, मैंने जरूरी ये बोला है, नीचे वाले जीरो होना जरूरी है। मैंने नीचे ऊपर वाला कोई कंडीशन नहीं लगाई है, मैंने नीचे वालों को जीरो के ऊपर कंडीशन लगाई है, ध्यान रखना। मतलब कि नीचे वाला अपर ट्रायंगुलर में जो नीचे वाले एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए, ऊपर कुछ होंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर जीरो हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव कुछ भी हो। डायगोनल पे 0 हो सकते हैं। डायगोनल पे भी रख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर डायगोनल के नीचे कंपलसरी है, डायगोनल पे जीरो होंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रख दो। यस सर। मैं अगेन एंड अगेन मैंने जो पहला डायग्राम बनाया था वो इसीलिए ऐसा बनाया था कि मैंने यहाँ कोई बात नहीं करी यहाँ क्या रखा हुआ है, या तुम्हारी मर्जी तुम कुछ भी रखो 0 1, मैंने सिर्फ ये पॉइंट बोले कि ये जीरो होने कंपलसरी है। यस But सर। अगर तुम डायग्राम को थोड़ा सा देखो तो मैंने वो पॉइंट को नोट करा है जहां पे कंपलसरी जीरो है, जहां नहीं नोट करा है मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कर लोगे ट्राई घर पे? यस सर। किसी ने Yes, अभी yes, निकाल दिया हो तो एक बार Yes. बता दो, अगर इतनी देर में किसी ने सुन रहा हो कि मैं बता दूं। n स्क्वायर एन स्क्वायर -n/2 -n/2, ठीक है। फिफ्थ वाले पे आते हैं।
फिफ्थ वाला होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें ईच एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल मस्ट बी जीरो। सर ये 6th टाइप है। कोई बात नहीं, सिक्स लिख दे। ईच एंड एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल, तो एक चीज तो कंफर्म है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। Yes. दूसरी चीज तुम्हें यह भी समझ में आ रही है कि डायगोनल एलिमेंट के बारे में मैंने बात नहीं करी। डायगोनल एलिमेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होगी? वरना डायगोनल कैसे बनेगा? हाँ सर। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैं 3x3 की बनाऊं तो डायगोनल एलिमेंट जो जीरो भी हो सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बस ये देखना है कि डायगोनल छोड़ के बाकी सारे क्या हो, गॉट इट? यस सर। तो अगर तुमसे यहां भी क्वेश्चन यही बना दे कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ये भी तुम्हारा क्या रहा? होमवर्क। लिख लो, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। तुम्हें अब सोचना है, मैंने एक डायरेक्शन दिखा दी है सोचने की। मैं क्वेश्चन कल डिस्कस करूंगा, मैं क्लास में करवाऊंगा, बट तुम्हें एक बार खुद से सोचना है, ठीक है? यस सर। इसी को हाँ जी, देखो ए इक्वल टू ये है ना, इसी को लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता था। इधर लिख देता डायगोनल A11 A22 A33। कभी ऐसा लिखा मिले तो इसको रीड कैसे करोगे? ये ऐसी कोई मैट्रिक्स है, समझ गए? अगर ऐसा डायगोनल करके ऐसा लिखा है मतलब तीनों डायगोनल एलिमेंट तुम्हें दे रखे। गॉट इट? हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। यस सर। सर कह रहे सर डायगोनल हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल बन लेंगे। हाँ भाई, डायगोनल का मतलब ही प्रिंसिपल डायगोनल से रहेगा हर बार। ठीक है सर। अभी ये निकाल लोगे कितने मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो? मैक्सिमम तो सारे ही नॉन जीरो हो जाएंगे, है ना? मिनिमम नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट तुम्हें निकालना है, और एक मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट भी तुम्हें निकालना है। ठीक है, यहां तक लिख लिया सबने? यस सर। कर लोगे इसे ट्राई एक बार घर से? यस सर। हाँ सर। इसके अगली मैट्रिक्स जो आती है हमारी, मान लो 7th वाली लिख लेते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स की एक खास बात होती है कि सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है? स्क्वायर के बाद में भी इसने कहा कि तू डायगोनल भी हो, और डायगोनल के बाद में इसने कहा कि एवरी डायगोनल एलिमेंट सेम हो। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट को अगर सेम कर दे, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक ऐसी मैट्रिक्स बना दूं, एक मैट्रिक्स ऐसी बना दूं कि यहां भी कोई नंबर लिख दूं के और यहां भी के, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? के कुछ भी हो सकता है, के कुछ भी हो सकता है, के जीरो भी हो सकता है, पर सारे के सारे कैसे हो? सेम हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में कोई कंफ्यूजन क्या होता है? डायगोनल का ही एक पार्ट है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा?
सेम सेम होना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, तो sir. तुम बोल सकते हो एवरी डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। बहुत आसानी से नाम क्लियर होगा स्केलर मैट्रिक्स का। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगली आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे काम आएगी, यूनिट मैट्रिक्स। इसका अलग ही अपना यूज है, ये सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसके बाद में डायगोनल हो, उसके बाद में स्केलर भी हो, और स्केलर के बाद में हर एक एलिमेंट क्या हो, इक्वल टू 1। तो बेसिकली एक इसको जनरली हम आई से डिनोट कर देते हैं। I3 लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि 3x3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स है, बाकी सारे एलिमेंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम्हें I3 कहीं लिखा मिल गया, इसका मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ है। गॉट इट? तो जीवन 1 में- से डायगोनल के होंगे ना, जो आपने लास्ट पॉइंट लिखा है। हाँ जी, डायगोनल के वही स्केलर तक तो लिख ही दिया ना यार, स्केलर के बाद में ही तो पॉइंट लिखा है, मतलब स्केलर के डायगोनल। यस सर। ठीक है। तो अगर मैं एक बार 2 मिनट आज जो पढ़ा है अभी के लिए 2 मिनट लेते हैं हम, आंखें बंद करके बस मैं नाम बोलता हूँ और तुम्हें सोचना है, दिमाग में रखना है कि सबसे पहले मेरे दिमाग में है रो मैट्रिक्स। क्या तुम डायग्राम में सोच सकते हो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? Yes. एक रो ऐसा ऐसे से डायग्राम बना दिया, ये लो, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, एक कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर m इक्वल टू n, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैंने अपर और लोअर नहीं बोला, ट्रायंगुलर बोला है, मतलब तुम्हारे दिमाग में दोनों आ जाने चाहिए एक साथ। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिस वन, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिस वन। नंबर ऑफ ये तुम्हें जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे ना, ये बीइंग ए फॉर्मूले भी हम याद रखते हैं। नंबर ऑफ मैक्सिमम नॉन जीरो एलिमेंट इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, n स्क्वायर प्लस n बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। डायगोनल मैट्रिक्स दिस वन, बाकी सारे जीरो। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट सेम। यूनिट मैट्रिक्स, इनकी जगह बन गया 1। ये अभी तक मैंने बोला, बताओ कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. इसके बाद में आता है हमारा नल मैट्रिक्स। नाम से ही क्लियर है, नल मैट्रिक्स क्या होगी? सर नो एलिमेंट। Every element is zero. ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। समझ गए? अगर एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स होती, सोचो एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स होती, तो क्या उसको हम ट्रायंगुलर भी बोल देते? अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल सब बोल देते उसको? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि मेरे को तो यही देखना है ना कि डायगोनल के नीचे जीरो, हाँ जीरो है, जीरो मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स का मतलब ही है। जैसे एक 3x3 की नल मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊं, इसमें जरूरी नहीं स्क्वायर हो, बट अगर स्क्वायर के बारे में बात करूं तो ये ऐसी होगी। Yes, sir. ये भी नल मैट्रिक्स है, मतलब सारे एलिमेंट अपने आप में जीरो हो जाए तो उसको नल मैट्रिक्स बोल देंगे, ठीक है। एंड एक नाम लिख रहा हूं बस केवल अभी, सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको पढ़ेंगे लास्ट में, इसको बस लिख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिख दो, इफ मोड ए इक्वल टू 0 देन सिंगुलर, if mode a not equal to 0 then non singular। अब इसका मतलब क्या है ये बाद में देखेंगे, अभी पढ़ा, बस डेफिनेशन एक जगह हो जाए इसलिए मैंने यहां लिख दिए। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन तुम्हें एक जगह मिल जाए इसलिए बस मैंने इसको यहां लिखा। क्या होती है, क्यों होती है, कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है।
तो अभी तक तुमने जो जो पढ़ा उसके सर बाद नल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है ना? नल मैट्रिक्स डायगोनल नहीं है अनटिल अनलेस स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर है तो फिर डायगोनल है। सर हाँ जी, डायगोनल में तो जीरो नहीं आते ना? एक सेकंड, डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने कहा था डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जीरो होने चाहिए। डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है, डायगोनल पे जीरो हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव, कुछ भी चलेगा। यस सर। मैंने जो पॉइंट बोले हैं वो क्लियर रखो कि डायगोनल छोड़ के सारे जीरो कंपलसरी है। मैंने डायगोनल के बारे में कोई बात नहीं करी। हाँ बोल हर्षनाथ। सर यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं ना होगा वो? यूनिट मैट्रिक्स कैसे होगा? यूनिट मैट्रिक्स में तो कंपलसरी है वन होना। यस सर, स्केलर स्केलर लेकिन होगा। हाँ स्केलर हो सकता है। तो बेसिकली ये तुम्हारे लिए एक नई टर्म है, इसलिए तुम्हें सुनना पड़ रहा है, वरना इसमें कुछ है नहीं अभी तक। आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पे। एलजेब्रा किसी का भी समझ में आता है? एलजेब्रा का मतलब ही क्या होता है? यस सर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बस वही चीज यहाँ पे आएगी। सबसे पहले इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं कि इक्वलिटी क्या होती है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट, फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। बहुत नाम से क्लियर है, दो मैट्रिक्स को अगर इक्वल होना है तो इक्वल का मतलब क्या है? सेम टू सेम इधर लिखा मिल जाए। इक्वल का मतलब तो यही होता है ना, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ मिल जाए। मतलब पहली चीज तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। फर्स्ट केस तो यही बोलेंगे कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। यस सर। जब तक ऑर्डर ही सेम नहीं है तो उनकी तो शेप ही बदल गई। जैसे मान लो एक तो ऐसा है और एक ऐसा है, तो बात ही खत्म हो गई कि शेप ही ठीक नहीं है, तो फिर तो बात ही नहीं करेंगे। दूसरा, ईच एंड एवरी एलिमेंट, एवरी ईच एंड एवरी रेस्पेक्टिव एलिमेंट लिख देता हूं मैं। मस्ट बी सेम। गॉट इट? कि भाई जो भी ईच एंड एवरी रेस्पेक्टिव एलिमेंट है ना, जिसकी जगह जो लिखा वो सेम होना चाहिए। गॉट इट? यस सर। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल तुमसे बोला जाए कि एक मैट्रिक्स के अंदर यहां दे रखा है A2 2B और यहाँ पे C, विच इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है 2D, या 3 कर दो, 3D, यहाँ पे 8 कर दो और यहाँ पे -1 कर दो। तुमसे बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। सर सी की वैल्यू -1, बी की वैल्यू। ट्रस्ट मी, तुम्हारी एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन गिवन है। तुम्हें लग रहा होगा ना क्या मजाक कर रहे हैं, पर मैं क्या करूँ, यही तुम्हारी एनसीईआरटी का लेवल है। A = 3, D = यस 2, 2 = 8, B = 4 और C = -1। लिखो एक बार। अब दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो तुम्हें बताना। यही है तुम्हारी एनसीईआरटी का लेवल, मैं क्या करूँ। तो इसकी पीडीएफ सेंड कर देना। बिल्कुल, जरूर। आज का लेक्चर था थोड़ा सा बोरिंग रहेगा, बिकॉज मैट्रिक्स की स्टार्टिंग बोरिंग है। यहाँ से जेई मेंस का क्वेश्चन, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन, स्टार्टिंग वाला जो मैंने फेज बताया था 5-10 मिनट में, वहीं से आया है। उसके बाद में ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स वगैरह तो कुछ ऐसा खास जेई के अंदर नहीं बनता। ये एनसीईआरटी आ जाती है, और एनसीईआरटी अब तुम खोल के देखोगे आधी करने लायक हो जाओगे तुम आज ही। आधी एनसीईआरटी खत्म। बट अभी रुक जाओ, अभी नहीं करनी, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, मैं क्वेश्चन सब कुछ बताता जाऊंगा। बट स्टिल अभी के लिए तुम्हें पुराना पार्ट करना है, इसके सिर्फ नोट्स पढ़ लेने जो आज पढ़ा है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन। यस सर। यस सर। तुम्हें दे रखा है, दो मैट्रिक्स ही बना देता हूँ सीधा सीधा।
फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y. -2 and 5. Yes, sir. -2 और 3. देखते हैं. x स्क्वायर -1 इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू -4 एंड 2y प्लस x इक्वल टू 8. Yes, sir. तो यहाँ Yes. से x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस -2, -2. यहाँ से x इक्वल टू -2. -2. तो इन दोनों से हमें एक चीज कंप्लीट मिल रही है कि इन दोनों में से कॉमन हमारा x इक्वल टू -2. -2. एंड यहाँ पे अगर हम देखें 2y -2 इक्वल टू 8, y इक्वल टू कितना आ गया? ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में यही सब था. अब एडिशन पढ़ेंगे, वैसे सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे. नाम की चीजें तो करना तो पड़ेगी. एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, बस ये लास्ट पॉइंट होगा. एडिशन तक मल्टीप्लिकेशन से इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे. Yes, sir. ये आज का लेक्चर ले लो. कल से मैट्रिक्स में ऐसी ऐसी चीजें चलेगी जो फिर करेंगे कि हाँ अब आया है कुछ मैट्रिक्स में पढ़ने का. एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स. एडिशन इज पॉसिबल इन सेम ऑर्डर मैट्रिसेस. मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. एड रेस्पेक्टिव एलिमेंट. समझ गए क्या बोलना चाहता हूं? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल तुम्हारे सामने बोला जाए कि एक है ABCD और इसके अंदर तुम्हें प्लस या माइनस कुछ भी कर लो, EFGH ये करना है. तो तुम क्या करोगे? एक काम करो, प्लस ही दे देते. तो तुम आंसर क्या दोगे? A A प्लस plus E, B A प्लस plus B plus F, C plus C D, plus G plus E plus H. अब देखो बात ये है कि अब इसको ब्रेक करना थोड़ा सा अच्छा. इसी को तुम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो क्या? देखो इससे कितनी मैट्रिक्स बन सकती है अगर तुम देखो तो. इस वाले को तुम ब्रेक करो तो तुम ये भी बोल सकते हो अगर मेरे को ब्रेक करना होता तो. देखो मैं ब्रेक करके बताता हूँ. ए के साथ G दे दूं, क्या फर्क पड़ रहा है? इधर F ले लूं और इधर D ले लूं. इसमें मैं प्लस कर दूं, ए के साथ अब E को करूंगा, इधर B करूंगा, इधर C करूंगा और इधर सेम ही है दोनों. हाँ सर. Yes, sir. बट ये दोनों अलग अलग है. ये दोनों इक्वल नहीं है. मतलब कि डायरेक्टली सेम मैट्रिक्स नहीं है. दो डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स का एडिशन भी सेम आ सकता है. ये मैं बताना चाहता था. दो डिफरेंट मैट्रिक्स है, उनका एडिशन सेम आ सकता है. समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके Yes, से जब कभी भी तुम्हारे सामने ऐसे मैट्रिक्स दिखेगी तो हम ब्रेक भी कर सकते हैं अगर हमें कभी लाइफ में जरूरत हुई तो. क्लियर? बट ब्रेक करने का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें देखना होता है. अगर मैं तुमसे बोलूं कि ए मैट्रिक्स है, लेट सपोज AIJ, बी मैट्रिक्स है हमारी BIJ, और तुमसे बोला गया है कि सी मैट्रिक्स हमें लेगा A प्लस B, तो सी मैट्रिक्स को तुम क्या बोल सकते हो? AIJ प्लस BIJ. ये बोल सकते हो डायरेक्टली. बोल दोगे? Yes. Yes. ठीक है, लिख लो एक बार. कहाँ पे थे? यहाँ से लिख रहे होंगे, लिख लो. बस 2 मिनट और खत्म. हाँ जी विशव बोलो. जौहरी बोल रहा है कुछ? तो मैट्रिक्स का एडिशन वेडिशन तो बता ही देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. क्या? चैट पे लिखा है कुछ ऋषभ. अच्छा, चैट पे लिखा होगा. सर लास्ट वापस बताना. क्या वापस बताना? लास्ट पे क्या चीज बताऊं? बता इसमें से वापस. ऐड करा है, ऐड करने में क्या तुझे बताऊं ये बता. ऐड नहीं करना. सब्ट्रैक्शन भी सेम ही होगा. सब्ट्रैक्शन भी सेम ही होगा, बिल्कुल सेम होगा. अरे मैंने क्या किया है, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करा है.
इसको इससे, इसको इससे। अब देख तू ए ई को ई प्लस ए भी तो लिख सकता है, तो मैंने यहाँ से इस तरीके से इसको ब्रेक कर दिया। जैसे ये लिखा हुआ था तो मैंने इसको एफ प्लस बी लिख दिया, इसको जी प्लस सी लिख दिया। अब देख, अब तू ब्रेक करेगा तो आंसर सेम आएगा। तो मैं ये बोल रहा था कि दो अलग अलग मैट्रिक्स है पर एडिशन सेम आ सकता है, मेरे कहने का मतलब ये था। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर तुमसे बोला जाए कि कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब पता है क्या होता था? हाँ सर, ए A equals to B, B A plus equals B equal to B plus A. ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लिख सकता हूँ, Yes, sir. लिख सकता हूँ ना yes sir, भाई। ए में बी को ऐड करूँ या बी में ए को, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगा, ये क्लियर है? Sir, matrix addition. हाँ सॉरी, मैट्रिक्स एडिशन। एसोसिएटिव क्या लिखा था मैंने? A Minus B equal to B B minus plus C equals to A plus sorry, B sir. plus C ए plus C C. plus C plus A. मतलब पहले दो में अप्लाई कर दो या उसमें कर दो, बात एक ही है ना। Yes, sir. तीन फ्रीज है सर। यस एक सेकंड रुक जाओ, फ्रीज व्रीज मत करो अभी, ठीक है? Yes, sir. अगर हाँ, तुमसे सर। पूछे कि एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बताया था मैंने कैसे निकालते थे रिलेशन में? yes sir, Yes, sir. उसको बताया ऐड sir. करके से ए Star में ए में equals to कुछ आइडेंटिटी ऐड करूं मैं A. Yes, और sir, मुझे क्या equals मिल जाए? A तो आइडेंटिटी किसके इक्वल आ गई? 0 जीरो मतलब नल zero के. Matrix. नल मैट्रिक्स। ये समझ जाओगे। हाँ सर, एडिटिव इनवर्स की बात करूं मैं, Yes, sir. तो इनवर्स की डेफिनेशन क्या बताई थी मैं? ए में इनवर्स Sir, ऐड A करूं plus ऐड करके A आ जाए, equals और वापस B. क्या मिल जाए? A नल 0 मैट्रिक्स मिल जाए, Null. Yes, sir. वो मिल जाए हमें. आइडेंटिटी है ना। तो वो किसके इक्वल आ गया? माइनस। तो एडिटिव इनवर्स भी बता सकते हो। मतलब तुम्हें एक मैट्रिक्स देके बोले उसका एडिटिव इनवर्स बताओ तो बता सकते हो। हाँ सर, सेम ही एलिमेंट को माइनस कर। बस हर एक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर, समझ गए? Yes. ठीक है। एक क्वेश्चन लिखूं? एक Yes, मैट्रिक्स sir. दे रखी है, ये दे रखी है, ठीक है? Yes, sir. फाइंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बी so that A plus B is meaningful. Additive inverse of A. चलो दो ही निकालते हैं पहले। So first 2 3, second का minus 2 2 3 एक minus ऑर्डर ऑफ minus बी, ऑर्डर ऑफ बी क्या minus आएगा? 6. 2 2 2 3 इसका ऑर्डर जो है वही ऑर्डर उसका होना चाहिए 2 क्रॉस 3। यस सर Yes, sir. इनवर्स निकालें, एडिटिव minus 2 Minus 1 minus 1 minus 5. minus 2 minus 3 minus 1 माइनस 2 1 माइनस 5 3 6 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 5 6 ये हो जाएगा। पर ध्यान रखना ये Yes. कौन सा इनवर्स है? एडिटिव। एडिटिव इनवर्स। तो बस यही था, इससे ऊपर आगे की कोई फायदा नहीं ज्यादा पढ़ के। तो मैं मतलब कि आज के लिए, क्योंकि इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर्पज से लिख लो, बाकी कल की क्लास से हम थोड़ा सा काम की चीज पढ़ना शुरू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, जहां से तुम्हारा चैप्टर शुरू होगा एक तरीके से, ठीक है? डिफरेंस पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, डिफरेंस समझ जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैट्रिक्स में जो डिफरेंस होगा वो कम्यूटेटिव होगा? नो सर नहीं होगा। No, क्या sir. तुम ये बोल नहीं होगा, सकते हो sir. a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए? नो No. सर, No, sir. एसोसिएटिव होता है? No. Sir, no, sir. No, sir. नहीं होगा ना? नहीं। आइडेंटिटी क्या आएगी उसकी? प्लस आइडेंटिटी सर वही
ए तो में जीरो ही होगा सर। नल मैट्रिक्स ही आएगी नल मैट्रिक्स ही आएगा। हाँ, हाँ सर, और इनवर्स क्या आएगा? ए आएगा, पॉजिटिव है। खुद ही आ जाएगा खुद का हाँ ए में से क्या सब्ट्रैक्ट करे कि जीरो आ जाए, तो ए ही सब्ट्रैक्ट करे तो खुद ही खुद का इनवर्स आ जाएगा सब्ट्रैक्ट डिफरेंस वाला। हाँ सर, तो वो सारी चीजें लिखाने की जरूरत नहीं है ना दोबारा से यार, बहुत लिख कहाँ लेंगे से सर। मतलब डिफरेंस खुद से सोच लोगे डिफरेंस के बारे में, सर यस सर। है ना, मतलब कि वही चीजें दोबारा से बढ़ा के। हाँ बोलो। सर जैसे आपने वो एडिशन में बताया था ना, हम उसको आगे सेपरेट कर सकते हैं। हाँ तो वो सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर सकते, पहले तो मैंने नहीं कर सकते हैं बताया, समझ नहीं पाया। सर जैसे आपने एडिशन में सेपरेट करके दिखाया था ना, हाँ तो वैसे सब्ट्रैक्ट करके सेपरेट कर सकते हैं वो मैट्रिक्स को। नहीं 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 होगा ही नहीं, एक बार चेक कर लेना, दिखेगा, दिखता है तो होगा, मतलब मुझे भी याद थोड़ी है, ऐसे देखना पड़ेगा सॉल्व करके, अगर आ रहा है तो आ जाएगा, यहाँ पे दिख गया तो मैंने बता दिया, ये कोई रट के थोड़ी बैठा था कि ऐसा होता है। मैंने पीडीएफ तो शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, इसमें बस यही है कि दिख रहा है तो हो रहा है यार, मतलब कि मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कभी याद नहीं रह सकता, किसी को भी नहीं रहता, हर एक क्वेश्चन दोबारा से ट्राई होता है हर तरीके से। इवन मैथ में कुछ भी याद नहीं रह सकता, सामने चीज आती है समझ में आ जाता है। अच्छा जैसे तुम्हें, जो मेरे से नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, क्वाड्रेटिक के बारे में जो मुझसे तुम्हारे बैच वाला तो कोई है नहीं, एक रूट अगर ए प्लस रूट भी है तो क्या दूसरा रूट ए माइनस रूट भी होगा? या फिर छोड़ो कि क्वाड्रेटिक का एक रूट 1 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट 1 माइनस रूट 3 होगा? तो जरूरी नहीं है। रीजन जरूरी क्यों नहीं? कॉन्जुगेट होंगे ना। हाँ जरूरी नहीं सर है। होगा। होगा कौन सजेस्ट होंगे जनाब? अगर एक रूट रूट 3 है तो दूसरा रूट माइनस रूट 3 होगा? ये जरूरी नहीं है। कब जरूरी नहीं है फिर ये बताओ, अगर जरूरी नहीं है तो? एक क्वेश्चन दूं? हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3, इसके फैक्टर्स बता सकते हो क्या होंगे? यस सर। बताओ। यस सर। बताओ भाई बताओ, क्या बता रहे थे? वन और रूट थ्री। यस सर। 1 और रूट 3 आए तो फिर तो तुमने कहा था अगर एक एलिमेंट एक रूट रूट 3 है तो दूसरा तो माइनस रूट 3 आना चाहिए था, यहाँ तो नहीं आया। जरूरी नहीं है बोल। बट कब जरूरी नहीं है फिर, मैंने वो भी तो पूछा। जरूरी नहीं है तो समझ में आ रहा है, पर कभी ना इसको पढ़ो तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की आदत डालो, कि कब जरूरी नहीं है ये बता पाओ तो फिर मतलब है। सर जब कांस्टेंट ऐड हुआ था। कौन सा कांस्टेंट ऐड हुआ था? कुछ भी बोल देगा क्या? सोच के आना, कल बताना मुझे, रीजन बताना कि जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर क्या कंडीशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें क्या कंडीशन होती है कि अगर एक रूट पी प्लस रूट क्यू है तो दूसरा जरूरी नहीं पी माइनस रूट क्यू, जरूरी नहीं है, नॉट एवरीवेयर एवरी टाइम। एक रूट अगर ए प्लस आयोटा बी है तो दूसरा ए माइनस आयोटा बी होगा क्या? यस सर। कॉन्जुगेट के कारण। क्वेश्चन लिख। इसके रूट पता क्या क्या आएंगे? मैं बता देता हूँ, इतना टाइम नहीं है। इसका एक रूट आएगा 1 प्लस आयोटा और एक आएगा 1। फिर सारा पढ़ा लिखा बर्बाद, पैसा बर्बाद। कल बता देंगे। हाँ कल जाके ना सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। चलो फिर आज यहीं तक रखते हैं, अगला टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से करके रखना, मुझे मार्क्स चाहिए अगले बार, ठीक है? कितने मार्क्स का होगा? अरे यार जितने का भी हो उसमें से मार्क्स आने चाहिए, ये मैटर कर रहा है कि कितने मार्क्स का होगा।
कैसी बातें करते हो यार। मैटर क्या कर रहा है कि मार्क्स जितने का उसमें से आने चाहिए तुम्हारे, और ये भी नहीं कि 100 आउट ऑफ 100। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि रिलेटिवली ज्यादा आने चाहिए। रिलेटिव अगर 3 आ रहे तो तुम 3.5 ले आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और पेपर सबको देना, इस बारे में फिर डिस्कस करेंगे। चलिए अभी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय बाय।